जय हिंद। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1990 तक की कहानी के बारे में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम एंड में बात करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा विभाजन के बाद पुनर्वास की क्या समस्याएं उत्पन्न होकर सामने आई, या फिर किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाजन के कारणों के बारे में बताइए। देखिए, विभाजन के जो मूल कारण थे ना, उसमें आप ये बता सकते हो कि भारत को जो राष्ट्रवाद जो भारत में जन्मा ना, उसी की वजह से भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ ही ये जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी उसने भारत का विभाजन भी कर दिया। यानी कि आज़ादी और विभाजन दोनों एक ही रथ पर सवार थे, और इनकी वजह से क्या हुआ कि आगे हम देखते हैं शरणार्थियों की समस्या हमें देखने को मिलती है, कितना नुकसान देखने को मिलता है, लाखों करोड़ों का। महात्मा गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि भैया पाकिस्तान का निर्माण मेरे शव पर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब कहने की बातें होती हैं, क्योंकि उस समय सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे रोकना असंभव हो चुका था, और विभाजन को स्वीकार करना ही एकमात्र इलाज था। तो विभाजन का सबसे पहला कारण था ब्रिटिश सरकार की कूटनीति। अब जैसे 1857 में जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी थी ना, तो उससे अंग्रेज काफी ज्यादा डर गए थे। भविष्य में ऐसा ना हो तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है ना, इनके संगठन को तोड़ने का प्रयास किया, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट की, फूट डालो राज करो की नीति। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने प्रशासनिक रूप से अंग्रेजों ने हिंदुओं को फैसिलिटीज देना आरंभ कर दिया, और मुसलमानों पर कई प्रकार के अत्याचार किए। और इसके बाद हम देखा कि जैसे कांग्रेस भी बन चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी नेता थे ना, उन्होंने क्या किया कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने विचार प्रकट करने आरंभ कर दिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुस्लिम नेता पकड़े। अब इन्होंने सर सैयद अहमद खान और कुछ अन्य लोग थे जो मुस्लिम नेता थे, तो इन्होंने क्या किया, इनको अपने तरफ कर लिया अंग्रेजों ने, मुसलमानों को, और हिंदुओं के विरुद्ध भड़का दिया कि देखो ये लोग आपकी सत्ता ले लेंगे, आप लोगों का जो प्रतिनिधि कोई भी नहीं बचेगा, सब कुछ कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा, यानी कि हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा। तो इससे मुसलमान भी भड़क उठे। लॉर्ड कर्जन ने फिर उसके बाद बंगाल विभाजन का भी प्रस्ताव पारित कर दिया था। मुसलमानों को इससे काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिकता में प्रोत्साहन मिला। अलीगढ़ कॉलेज की एक प्रिंसिपल थे आर्चीबोल्ड, उन्होंने वायसराय लॉर्ड मिंटो से, उस समय लॉर्ड मिंटो थे, तो उन्होंने उनसे मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर डाली, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधि एक पार्टी बना दी। और बाद में इन लोगों के लिए 1909 में प्रतिनिधि मंडल, जो निर्वाचन मंडल होता है ना, अलग से पृथक मुसलमानों के लिए, वो भी नियुक्त करना आरंभ कर दिया था इन्होंने। उसके लिए भी इन्होंने बीज बो दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिकता फैली। और ये घटना है ना, आगे बहुत सारी घटनाएं अगर मैं बताने जाऊँ तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो स्किप करके डायरेक्ट वहां तक चलते हैं, अब जहां पर ये सांप्रदायिकता बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी थी। तो ये जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने क्या किया, 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए इन्होंने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ कर दिया। ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था ना, डायरेक्ट एक्शन डे, ये क्या था कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए जितने भी आसपास के हिंदू थे ना, उन सभी को काटना आरंभ कर दिया, मारना आरंभ कर दिया। तो बंगाल में ये सबसे ज्यादा बहुत ही एक खतरनाक दिन था ये, उस दिन का। लाखों लोग सड़कों पर मार दिए गए, बेटियां बच्चे कुछ नहीं देखा उन्होंने, सभी को काट दिया। और हालात यहाँ तक आ चुके थे कि उनकी जो डेड बॉडीज थी ना, उसको उठाने वाला, उनको जलाने वाला एक व्यक्ति तक नहीं बचा था, एक भी हिंदू नहीं बचा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई यहाँ पर कोई हिंदूवादी नेता कह रहा है, ये बात खुद अमेरिका में उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई थी, और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छपी हुई थी। उसकी फोटोज यहाँ पे होंगी तो मैं लगा दूंगा। तो मुसलमानों ने क्या किया, इसी तरह के जो जेनोसाइड है ना, पूरे इंडिया में आरंभ कर दिए इन्होंने। जगह जगह पर हिंदुओं को मारना आरंभ कर दिया। प्रतिक्रिया में भैया फिर हिंदू भी चुप थोड़ा रहेंगे, अपनी रक्षा तो करेंगे, तो उधर से भी फिर हमला होना शुरू हो गया। तो इस सरदर्दी से तंग आकर जवाहरलाल नेहरू इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाने के लिए भी तैयार हैं, और इसकी वजह से विभाजन हो जाता है आगे। दूसरा कारण था हिंदुओं की अलगाव नीति। अब देखिए, भारत पर कई प्रकार की जातियों ने आक्रमण किए, पहले यूनानियों ने किए, शकों ने किए, हूण कण्व कुषाण, कई प्रकार की जातियां आई और भारत में अपनी संस्कृति लेकर आई, अपनी संस्कृति भी लाई, भारत की संस्कृति भी उन्होंने अपनाई, तो मिल मिलाकर रहे। एक जैसी संस्कृतियां थी, इसलिए भारतीयों ने उन्हें अपना लिया था। लेकिन ये जो मुसलमान जब भारत आए ना, तो इनकी संस्कृति बिल्कुल ही अलग थी। भारत में मांस खाना गलत माना जाता था, लेकिन वही इस्लाम में अगर तुमने मांस नहीं खाया तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। उसी तरह से इस भारत में क्या होता था कि भाई बहन दूर दूर तक, अगर तुम्हारा गोत्र भी मिल जाए ना, भले तुम किसी से मिले नहीं हो, कोई कोसों मील दूर अगर गुजरात में भी कोई बैठा हुआ है, अगर उसका गोत्र भी मेरी तरह सेम निकल जाए तो वो मेरा भाई या फिर बहन कहलाएंगे। लेकिन मुसलमानों में क्या था, अपने सगे भाई बहन संबंधियों से ही शादियां हो रही थी। तो मतलब जो संस्कृति है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न है।
हालांकि इसी की वजह से हिंदुओं ने क्या किया, इन्हें मलेच्छ कहकर पुकारा, मलेच्छ कहकर पुकारते थे और इनके साथ मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सो ऑन कंक्लूजन हिंदुओं ने क्या किया, मुसलमानों का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया। तो धीरे धीरे ये भावना मुसलमानों में भी पनप गई कि भाई ये बहुसंख्यक है, ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। तो बहुसंख्यकों से अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने पहले अपनी आबादी बढ़ाई और उसके बाद फिर सांप्रदायिकता, आगे देखते हैं हम कि आज़ादी तक आते आते सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है ये घृणा जो होती है। तीसरा कारण था हिंदू सांप्रदायिकता का भय। अब देखिए कांग्रेस का निर्माण हो चुका था, लेकिन अब मुस्लिम लीग जो थे ना, मुस्लिम लीडर्स जो थे वो कांग्रेस में जगह नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये केवल हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। तो इसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, मुसलमानों के लिए अलग से एक पार्टी बना ली। लेकिन फिर भी मुसलमानों का जो सपोर्ट था वो कांग्रेस को ही था। इट मीन्स कांग्रेस जो है वो सभी की पार्टी थी, ना कि किसी एक धर्म की। अब ये जो मुस्लिम लीग बन गई थी ना, तो इसी को देखकर इन्हीं के समानांतर 1923 में हिंदुओं ने भी अपने संघ बनाने आरंभ कर दिए, जैसे कि हिंदू महासभा बन गई, राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन बन गया जो आरएसएस के नाम से प्रसिद्ध है आज के समय में। और प्रसिद्ध जो राष्ट्रवादी नेता थे ना, जैसे लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और फिर पंडित मदन मोहन मालवीय और कई सारे हिंदू नेता जो थे इनमें शामिल हो गया। इन घटनाओं के कारण मुस्लिम लीग को और ज्यादा बहाने मिल गए कि ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके सांप्रदायिकता के लिए। और ऊपर से गांधी जी के विचार क्या थे, हिंदू धर्म के थे एक तो वो, तो हिंदू धर्म की छाप उनमें दिखाई देती थी उनकी विचारधारा में। उसके अलावा वो गौ रक्षा की बात करते थे, हिंदी का प्रचार करते थे उर्दू के सिवाय, स्वराज्य की बात करते थे, राम राज्य के नारे देते थे। तो मुसलमान इससे चिढ़ गए। मतलब ये जो मुस्लिम नेता थे ना, उन्होंने ऐसा किया, मुसलमान नेताओं ने नॉर्मल मुसलमानों को गुमराह किया, चिढ़ाया उनको कि देख लो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। जैसे तैसे इन लोगों ने कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध कर दिया और मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए भड़काना आरंभ कर दिया। चौथा कारण था कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कई लोगों का ऐसा मानना है, विद्वानों का, कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो नीति थी ना, उसने जो मुस्लिम लीग है उसे काफी ज्यादा बढ़ावा दिया और आगे चलकर उन्होंने ही फिर पाकिस्तान की मांग प्रबल की। कैसे? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या करती थी, कुछ भी मांग लेती थी, अपनी मन मर्जी से कुछ भी मांग कर देती थी। और कांग्रेस क्या करती थी, उसकी नाजायज मांगों को स्वीकार कर लेती थी। और अगर कहीं पर बुरी गलत चीज हो रही है तो उसे रोकने के सिवाय कांग्रेस क्या करती थी, मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लेती थी। तो कांग्रेस ने इनकी नाजायज मांगे मांगना आरंभ कर दिया। जैसे कि कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ समझौते के समय एक सिद्धांत था इनका कि हम पृथक निर्वाचन मंडल जो है ना, धर्म के नाम पर मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या करते हैं ये लोग, उसके खिलाफ जाकर मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व मंडल जो है, उसके लिए जो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाने थे, उसको स्वीकार कर लिया इन्होंने। सेम इसी तरह से 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, जो कि एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन ये धर्म को राजनीति में प्रवेश कर दिया। एक राजनीतिक पार्टी फिर इस आंदोलन को सपोर्ट करने लगी और आगे चलाने लगी। इसी तरह से फिर 1932 में एक टाइम ऐसा आता है जब जिन्ना को ना, महात्मा गांधी क्या करते हैं, जिन्ना की जिद को स्वीकार कर लेते हैं और जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दे देते हैं, जिसकी वजह से जिन्ना जो है वो और ज़्यादा हवा में उठ जाता है और ये जो पाकिस्तान की मांग थी उसकी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। क्योंकि एक आरसी योजना थी, उसके तहत पाकिस्तान की लगभग मांग जो है ना, वो मान ली गई थी कि हम ठीक है पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार है कांग्रेस की तरफ से। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है कि कांग्रेस ने हर बार मुस्लिम लीग की मांग मानी, जिसकी वजह से उसको बढ़ावा मिला और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने पाकिस्तान का निर्माण भी कर लिया। यही एक सबसे बड़ा कारण था विभाजन। पांचवा कारण था जिन्ना की जिद। जिन्ना काफी ज्यादा जिद्दी था और ये इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था कि भैया ये कुछ भी करने के लिए तैयार था सत्ता पाने के लिए, बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता था। अगर ये धैर्य रखता तो शायद बंटवारा होता ही ना। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता थे जो ये विश्वास रखते थे कि मुसलमान जो है वो हमारा साथ देंगे, हमें तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो जब मुसलमानों का साथ लेने की बात आती थी ना, तो वो जिन्ना आगे आ जाता था और जिन्ना से बातचीत करते थे। तो जिन्ना काफी ज्यादा जिद्दी था और ये हर बार अपनी मनवाता था और इसी की वजह से हम देखते हैं कि आगे सांप्रदायिकता फैलती है, क्योंकि ये हर बार अपनी बनवाता था और अगर इसकी बात नहीं मानी जाती थी ना, ये कहीं ना कहीं पर दंगे भड़का देता था। और इसकी जिद की वजह से गोलमेज सम्मेलन वो रद्द हो जाता है। राजगोपालाचारी योजना जो होती है वो भी किसी काम की नहीं रहती, वेवल योजना, और इसी के साथ कैबिनेट योजना जो होती है, जो भारत आई होती है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए, तो वो सब कुछ विफल हो जाती है और वापस चले जाती केवल जिन्ना की वजह से। क्योंकि जिन्ना पॉलिटिकल पावर चाहता था और दूसरी तरफ कांग्रेस को हिंदू संस्था बोल चुका था। तो एक हिंदू संस्था जो इतनी ज्यादा ताकतवर है उसको कैसे हराया जा सकता है। इसीलिए ये पॉलिटिकल पावर लेने के लिए इसने क्या किया, 1941 में तो इसने अलीगढ़ में यह तक कह दिया था कि इस्लाम धर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र रास्ता है, वो है पाकिस्तान का निर्माण। तो इसने क्या किया, मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध घृणा की भावना दी। सबसे ज्यादा मजेदार बात तो तब हुई जब 1937 में चुनाव होते हैं और मुस्लिम लीग उन इलाकों में भी हार जाती है जहां पर मुसलमान ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे, तो वहां पर भी हार जाती है। ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा होता है। तो कांग्रेस वाले क्या करते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल
अपना त्याग पत्र दे देता है, और दूसरी तरफ फिर क्या आता है, जिन्ना ही पावर में आ जाता है और जिन्ना अपने आप को मुक्ति दिवस, मतलब उस दिन को मुक्ति दिवस के नाम से मनाता है, क्योंकि ये जीत जाता है। सामने वाला जब त्याग पत्र देके चला गया तो उसके बाद बचा ही कौन, जिसे कम वोटें मिली ऑब्वियसली वही जीत गया। गांधी जी भी बार बार जिन्ना के पीछे भागते रहते थे, उसकी मांगे जो बेफिजूल की मांगे होती थी वो मानते रहते थे, जो कि एक जिद्दी बच्चा करता है सेम उसी तरह की थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि जिन्ना जो है ना वो प्रत्यक्ष कार्यवाही, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो घटना करवा देता है, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों का कत्लेआम आरंभ हो जाता है। और इस प्रकार जिन्ना की जो जिद है, अलग से पाकिस्तान चाहिए, उसका खुद का लीडर बनना है इसको, तो इस की जिद से विवश होकर कांग्रेस विभाजन को स्वीकार कर लेती है। अगला कारण था 1937 के चुनाव का प्रभाव। अब देखिए होता क्या है, 1937 में चुनाव होते, जैसे हमने पहले ही बात की, तो उस समय 11 स्टेट थे इंडिया में, ठीक है। तो 11 में से लगभग 8 में तो कांग्रेस जीत जाती है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषि समाज दल जीत जाता है। बचा कौन सा, एक स्टेट, और वो था संयुक्त प्रांत, जो कि यूपी और उत्तराखंड है आज का। तो इस जगह पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। दूसरी तरफ जो जहां जहां पे कांग्रेस जीत गई थी, उन्होंने क्या किया, नेहरू जी के नेतृत्व में एक अपनी रैली निकाल दी, और उस रैली में इन्होंने क्या बताया कि सांप्रदायिकता जो है वो आज की समस्या नहीं है, आज की समस्या है आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। और इससे मुसलमान लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए और कांग्रेस की तरफ जाकर जुड़ने लग पड़े। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो थी, उसने अपने आप को, मतलब स्वयं को, ये चीज एक एज अ चुनौती समझा। ये जो कांग्रेस जो कर रही थी उसे एज अ चुनौती समझा मुस्लिम लीग ने अपने लिए। तो उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता का सहारा लेना आरंभ कर दिया, क्योंकि जीते तो वो एक भी जगह पर नहीं। तो उन्होंने सांप्रदायिकता का सहारा लेना आरंभ किया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए, और कांग्रेस पर हिंदू संस्था होने का झूठा आरोप लगाना आरंभ कर दिया। इस चुनाव की सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर ना राष्ट्रवादी जो दल है ना वो जीत जाते हैं, कांग्रेस जैसे दल जीत जाते हैं, और जितने भी सांप्रदायिकता के नाम पर, चाहे वो हिंदू सभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, जो धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां बनी हुई थी ना, ये सारी चुनाव हार जाती। इस हार के बाद मुस्लिम लीग को फील होता है कि काश हमें अपना अलग से पृथक प्रतिनिधि मंडल मिल गया होता, यानी कि जितनी आबादी उतना हक वाला, जो आजकल चल रहा है सेम वैसा ही उस समय था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसीलिए मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का राग लगाना आरंभ कर दिया। और 1937 के ये जो चुनाव थे, जिसमें इन लोगों को पूरी तरह से असफलता मिली थी, तो इसी की वजह से आगे चलकर पाकिस्तान की मांग उठनी आरंभ हो जाती है और उसकी स्थापना हो जाती है। सातवां कारण था सांप्रदायिक दंगे। अब देखिए मुस्लिम लीग जो है वो संवैधानिक तरीके से पाकिस्तान तो नहीं प्राप्त कर पा रही थी, क्योंकि वो जीत ही नहीं पा रही थी। कहीं पे किसी इलाके में जीतती तो तब ना जाके वहां के कम से कम उतने इलाके को पाकिस्तान घोषित करती और उसके बाद अपना एक्सपेंशन करती, लेकिन संवैधानिक तरीके से तो ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक दंगों का सहारा लेना आरंभ कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस नाम का एक दिन घोषित किया और उसे आह्वान दिया, जिसमें इसने कहा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इन दंगों में हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को काटना आरंभ कर दिया। दंगे इतने ज्यादा भयावह थे कि हजारों लोगों की मृत्यु, कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इन दंगों को रोकने के लिए अभी अभी जो अंतरिम सरकारें बनी थी वो सारी असफल रहती हैं, क्योंकि सेना और पुलिस का जो नियंत्रण है वो अंग्रेजी सरकार के पास रहता है, और अंग्रेजी सरकार जो है वो मुसलमानों का साथ देती है दंगों को भड़काने के लिए। मुस्लिम लीग दंगों का सहारा लेकर कांग्रेस को डराना चाहती थी, उनको आतंकित करना चाहती थी और विभाजन के लिए उन्हें मजबूर करना चाहती थी। ये दंगे इतने ज्यादा भयानक थे कि कांग्रेस अध्यक्ष कृपालनी बताते हैं कि 107 स्त्रियों और बच्चियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग मार दी थी, और इसी की तरह 307 लोगों को तो बंदी बनाकर जिंदा जला दिया गया था, जो कि हिंदू थे। इसी प्रकार से एक मंदिर में 50 औरतों को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। एक घर ऐसा था जहां पर 300 से भी ज्यादा हिंदुओं को बंदी बनाकर वहां पे बांध दिया गया था और उन्हें जिंदा जला दिया गया था। सांप्रदायिक दंगों से परेशान होकर नेहरू जी और अन्य जो कांग्रेस के नेता थे वे सभी विभाजन को स्वीकार कर लेते। आठवां कारण था सत्ता के प्रति आकर्षण। अब देखिए कांग्रेस जो है ना बहुत ही लंबे समय से संघर्ष कर रही थी भारत को आजाद करने के लिए, और वो किसी भी हालत में भारत को स्वतंत्र करवाना चाहती थी। तो ऐसे समय में सांप्रदायिक दंगे भी चल रहे थे, तो उन्होंने माउंटबेटन के साथ बातचीत की और माउंटबेटन ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप जब तक चाहोगे हम भारत में रहेंगे, भले ही आज़ादी के बाद ही क्यों ना हो। तो कांग्रेस ने जून 1947 में ये महसूस किया कि हमें शीघ्र से शीघ्र ही ये जो सांप्रदायिक पागलपन है इसको रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए अगर विभाजन भी करना पड़ता है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि विभाजन की वजह से कम ये जो महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। हिंदू मुसलमान जो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रखे हैं ये तो कम से कम इनकी प्यास बुझ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए नेताओं ने अंतिम निर्णय यही लिया कि धर्म के आधार पर विभाजन कर देना चाहिए। अगला कारण था भौगोलिक स्थिति। अब देखिए मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली ने ना एक प्रस्ताव पेश किया, एक विचार पेश किया। मतलब उन्होंने बोला कि उत्तर पश्चिम भारत जो है ना, जो आज के समय में सिंध हमें देखने को मिलता है, बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर वाला इलाका है ना, यहाँ पर अधिक जनसंख्या जो है मुसलमानों की है। तो ये वाला भौगोलिक एरिया सारा एक दूसरे से सटा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि बीच में कहीं हिंदू वाला एक अलग से स्टेट है, नहीं, सारा का सारा मुसलमानों वाला एरिया है। तो इसको अलग कर देना चाहिए भारत से। मोहम्मद अली जिन्ना जैसा विशाल पाकिस्तान
पाकिस्तान चाहता था वैसा उसको मिल नहीं रहा था। अब उन्हें क्या मिल रहा था? अब उन्हें मिल रहा था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जितने भी लगते हुए हैं, और दूसरी तरफ असम। मतलब एक तरफ दोनों ऑपोजिट साइड, जैसे कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में दिख ही रहे हैं। तो भले ही ये टुकड़े क्यों ना हो रहे हो, लेकिन कांग्रेस की दृष्टि से ये काफी ज्यादा उचित विचार था। क्यों? क्योंकि ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं इनको रोकने के लिए अगर इस तरह के टुकड़े होते भी है तो हमें मंजूर है। नेक्स्ट है कई टुकड़ों में देश के विभाजन की संभावना। अब देखिए, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अंतरिम सरकार जो है वो असफल हो रही थी क्योंकि उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई पावर नहीं थी अच्छी खासी, और दूसरी तरफ जिन्ना के भड़काऊ भाषण। तो इन्होंने क्या कर रखा था? पूरी तरह से पाकिस्तान की मांग उठा रखी थी, और कांग्रेस नेता भी ये जान चुके थे कि ज्यादातर मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान के पक्ष में है। इन्हें जबरदस्ती अगर हम भारत में रोक लेंगे तो भविष्य में ये फिर से हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। बाद में फिर और समस्या उत्पन्न हो सकती है कि बचा पूछा जो इंडिया है फिर उसमें से भी एक और नया पाकिस्तान निकलने लग पड़े। तो इसकी वजह से इन्होंने, कांग्रेस ने इस चीज पर सहमति जताई कि ठीक है, पाकिस्तान भी बना दिया जाए, हिंदुस्तान भी बना दिया जाए, दो अलग अलग देश बना दिए जाए, कम से कम दो से ज्यादा टुकड़े तो नहीं ना होंगे देश के। तो इसीलिए कई टुकड़ों में देश टूट जाए, इससे बेटर है कि वो दो में ही टूटे। तो इन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। 11वां कारण था अंतरिम सरकार की असफलता। अब देखिए, विभाजन से पहले ना भारत की सरकार बन चुकी थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अक्टूबर 1946 को नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया गया था अंतरिम सरकार का, यानी कि हमारा लीडर बना दिया गया था नेहरू जी को। लेकिन इसमें ना मुस्लिम लीग के कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर भी 5 सदस्यों को कैसे न कैसे जिद करके इसमें हटा दिया। अब 5 मुस्लिम लीग के सदस्य हमारे अंतरिम सरकार के सदस्य बन चुके थे, और इसके पीछे लीग का एकमात्र लक्ष्य था कि कांग्रेस जो भी काम करेगी ना उसके काम में बाधा डालनी है, अड़चन डालनी है, उसे पूरी तरह से काम नहीं करने देना है। उन्हीं में से एक थे लियाकत अली खान, जो कि वित्त मंत्री थे, और जब भी कोई काम करना चाह रही थी ना कांग्रेस, तो ये करने नहीं दे रहे थे, उस विधेयक को पास होने से रोक रहे थे, उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, अस्वीकार कर दे रहे थे हर बार। तो इसकी वजह से कांग्रेस जो थी वो काफी ज्यादा परेशान होगी। आए दिन प्रतिनिधि मंडल में झगड़े होते थे। मुस्लिम लीग के लीडर गजनफर अली ने कहा था कि हम अंतरिम सरकार में इसलिए शामिल हुए ताकि हम अपनी पाकिस्तान की मांग जो है उसके लिए संघर्ष कर सकें, और अंतरिम सरकार हमारी सीधी कार्यवाही का एक मोर्चा है, यानी कि साधन है। तो इससे कांग्रेस को विश्वास हो गया था कि भैया अब तो हम सरकार नहीं चला सकते इस प्रकार से। तो सरदार पटेल है ना, अब वो भी इस चीज के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए भारत का कुछ भाग देने के लिए तैयार हूं। 12वां कारण था ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत छोड़ने की घोषणा। अब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली जो है ना वो घोषणा कर देते हैं कि हम, जो ब्रिटिश सरकार है वो जून 1948 को अपनी सत्ता त्याग देगी और उसकी जगह भारतीयों को ये सत्ता सौंप देगी। तो इस घोषणा के बाद ना राजनीतिक स्थिति में काफी ज्यादा गंभीर स्थितियां उत्पन्न होनी आरंभ हो गई। जैसे कि कांग्रेसी नेता ये सोच रहे थे कि अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो गृह युद्ध स्वीकार कर लिया जाए। गृह युद्ध कैसा? कि पूरा अगर विभाजन नहीं करना है तो गृह युद्ध ही होगा, ऑब्वियसली हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ते ही रहेंगे पूरे देश में। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, मतलब भारत का विभाजन कर लिया जाए। तो 2 तरह के ऑप्शन थे इनके पास, या तो गृह युद्ध या फिर भारत का विभाजन। तो नेहरू जी और पटेल जी इस बात पर मजबूरन स्वीकृति दे देते हैं कि हमें भारत का विभाजन कर देना चाहिए, क्योंकि ये कम हानिकारक होगा। गृह युद्ध जो है वो काफी ज्यादा हानिकारक होगा, लंबे समय तक चलेगा, और जो विभाजन है वो कम हानिकारक होगा, ऐसा इनका मानना था। तो ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा थी भारत छोड़ने की, इसके बाद विभाजन और तीव्र गति से सामने दिखने लग पड़ा लोगों को। आखिरी कारण था लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। अब देखिए, नेहरू और पटेल ये दोनों आजादी के कुछ दिनों पहले तक स्वीकार नहीं कर रहे थे बंटवारे को, लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है जैसे कि भारत के विभाजन को लेकर ही कि लॉर्ड माउंटबेटन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जब फरवरी 1947 में घोषणा करते हैं ना कि हम भारत छोड़कर जा रहे हैं और जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप देंगे, तो उसी समय इन्होंने लॉर्ड वेवल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया और उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। इन्होंने भारत में रहकर भारत की समस्याओं को सुलझाने का काफी अच्छे ढंग से प्रयास किया, और कई सारी समस्याएं थी जो सुलझी भी। लेकिन इन्होंने एक चीज नोटिस की कि भारत को अगर शांति चाहिए इन सांप्रदायिक दंगों से, इस जो अव्यवस्था फैली हुई है पूरे देश में, इस सभी को देखकर इन्होंने बोला कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप विभाजन को स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने नेहरू और पटेल को इस बात के लिए मनवा लिया कि आप जो
बंटवारा है उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत में शांति नहीं बनने देगी, शांति स्थापित नहीं होने देगी मुस्लिम लीग। इसलिए बंटवारा ही एकमात्र उपाय है भारत की भविष्य में आने वाली प्रगति का। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि माउंटबेटन ने विभाजन की जो बात थी ना, ये नेहरू और पटेल से ही की थी। गांधी जी से किसी भी तरह का इन्होंने कोई भी विभाजन का टॉपिक नहीं छेड़ा था, मतलब तर्क वितर्क नहीं किए थे, जिसकी वजह से पटेल और नेहरू जी को जो विभाजन के लिए मनवाना काफी ज्यादा आसान हो गया था। इन सभी तर्क वितर्कों के बाद माउंटबेटन गांधी को कहते हैं कि गांधी, आज कांग्रेस तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, विभाजन हो जाता है भारत का, पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, भूमि बट जाती है, लेकिन लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, देशांतरण शुरू हो जाता है, माइग्रेशन शुरू हो जाता है। पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो इसके क्या कारण थे, मास माइग्रेशन जो हो रहा था, इसके क्या कॉजेज थे, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। पहला कारण था पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए। कुछ लेखकों का ऐसा मानना है कि हिंदुओं और सिखों ने, जो पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है, उस वाले एरिया में रहते थे, तो उन्होंने ये रणनीति बनाई कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हम यहाँ से हिंदुस्तान चले जाएंगे, मतलब जो पश्चिमी पंजाब है वहां से उठकर पूर्वी पंजाब, जो इंडिया वाला पार्ट है, उस तरफ चले जाएंगे, जिससे कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। अब क्यों भाई, ऐसे ही थोड़ा ना कि कुछ लोग यहाँ से अगर वहां चले जाएंगे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, नहीं। पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे ना, वो लोग पाकिस्तान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। वहाँ पे जो आर्थिक संसाधन थे उनके पास सबसे ज़्यादा थे, और आर्थिक रूप से, मतलब अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देते थे उस इलाके की। तो इसीलिए उन्होंने योजना बनाई कि वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो तो भारत को भी करना था, लेकिन आर्थिक रूप से पाकिस्तान और ज़्यादा पिछड़ जाना था, ऐसा कुछ लेखकों का मानना। दूसरा कारण था आर्थिक पुनर्वास अध्यादेश। अब पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में जा चुका है ना, वहाँ के गवर्नर ने 3 सितंबर 1947 को एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास किया, और उस ऑर्डिनेंस में बताया गया था कि जो इंडिया चले गए हैं लोग, उनकी ज़मीन पर आकर जो दूसरे शरणार्थी आ रहे हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, 1 साल के लिए पट्टे पर मिल सकती है उनको ज़मीन। तो और उनकी जो दुकानें वगैरह है, उन मकान वगैरह हैं, उन पर भी वो अपना कब्जा जमा सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हिंदू और सिख जो हैं, यानी कि गैर मुसलमान, पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे ना, तो उनको तो यहाँ पर सरकार अलग से कुछ करेगी, लेकिन अब वहाँ पर इतनी सारी ज़मीनें खाली होगी, तो इंडिया में जो बैठे हुए मुसलमान थे वो हो गए लालची, और वो लोग यहाँ से उठकर पाकिस्तान चले गए। किस लिए? धन संपत्ति के लालच में, मकानों के लालच में। जो दुकानें वहाँ पर थी, जो हिंदुओं के कब्जे में थी दुकानें, उन पर वहाँ के इलाकों के मुसलमान जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उन पर कब्जा कर लिया और बाकियों को कब्जा करने में मदद की। तो इस प्रकार से धन प्राप्त कर सकते थे वो लोग। तो धन प्राप्त करने की इच्छा के कारण इन दोनों जातियों के बीच का जो सौहार्द था ना, वो खत्म हो गया। माइग्रेशन का तीसरा सबसे बड़ा कारण था शरणार्थियों की भूमिका। देखिए, दंगे स्टार्ट हुए नहीं थे अभी, लोगों ने, जो पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है, वहाँ से कई बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था इंडिया वाले पंजाब में, पूर्वी पंजाब की तरफ। जो रावलपिंडी, मुल्तान जैसे इलाके हैं ना, वहाँ पर इन लोगों के लिए शिविर भी लगाए गए थे, शरणार्थियों के लिए, गैर मुसलमान जो हैं इनके लिए शिविर लगाए गए थे। अटक जिले में भी लगाए गए थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो शिविर लगाए गए थे, हिंदू और सिख जहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर आ जाते हैं मुसलमान और इनका कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से इन लोगों को जल्दी से भागकर और आगे जाना पड़ता है। और ये जहाँ जहाँ जाते हैं, आगे आगे भी रावलपिंडी पहुँचते हैं ये लोग, उसके बाद अमृतसर, लाहौर, तो बॉर्डर एरिया में भी आ जाते हैं, तब भी इनके पीछे पीछे ये जो आतंक है ये पहुँचता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों को और आगे की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है, और जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं, पीछे से और दंगाई जो हैं इनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दंगे भड़क गए। तो जो नॉर्मल लोग, जिन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम जहाँ के हैं वहीं रहेंगे, उन लोगों को भी मजबूरन माइग्रेट करना पड़ गया, और इसकी वजह से काफ़ी सारे अत्याचार होने आरंभ हो गए। शरणार्थी जितने भी थे, शरणार्थी शिविर, वो सारे नष्ट कर दिए गए। जो हिंदुओं के लिए बनाए गए थे, सिखों के लिए बनाए गए थे, उन सभी शिविरों को नष्ट कर दिया गया और इन्हें देशांतरण का सहारा लेना पड़ा। इस बीच जो मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग या मुस्लिम नेता है, इन्होंने ये जो माइग्रेशन हो रहा था या फिर ये जो कत्लेआम हो रहा था, इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। मुस्लिम नेताओं ने इन घटनाओं की निंदा नहीं की, जिसकी वजह से ये सांप्रदायिकता और बढ़ गई। चौथा कारण था सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का तबादला, यानी कि ट्रांसफर। अब देखिए, हुआ क्या कि पंजाब का विभाजन किया जा रहा था, तो विभाजन से पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जिस जगह पर अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, सपोज कोई हिंदू अधिकारी मुस्लिम पाकिस्तान में थे, तो उनका ट्रांसफर कर दिया उस जगह पर जहां पर हिंदूज ज्यादा हैं।
सेम उसी तरह से मुसलमानों को भी पाकिस्तान भेजा गया, मतलब इंडिया वाला जो गुरदासपुर है जैसे कि यहाँ से रावलपिंडी की तरफ शिफ्ट किया गया। तो जितने भी अल्पसंख्यक आयुक्त थे, उपायुक्त थे, जज थे और अन्य अधिकारी थे ना, इन सभी का तबादला पूर्वी पंजाब में कर दिया गया। विभाजन समिति के इस काम की वजह से जो अल्पसंख्यक लोग थे ना, हिंदू थे, सिख थे और इस तरफ के जो मुसलमान थे, वे डर गए। अब इन अधिकारियों ने क्या किया, जब इनका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया ना, तो ट्रांसफर होने के बाद जब अपनी जगह पर गए, जैसे कि मुस्लिम एरिया में मुसलमान पहुंच गया, हिंदू और सिख एरिया में हिंदू सिख पहुंच गए, गैर मुसलमान पहुंच गए, तो इन्होंने वहां पर जाके अपने आदमियों को भड़काना आरंभ कर दिया। तो इसी प्रकार की एक घटना सामने आती है कि गुरदासपुर से मियांवाली एक बंदे का ट्रांसफर हुआ था, उपमंडल अधिकारी था वो मुस्लिम था। तो उस मुस्लिम ने क्या किया कि बाकी मुसलमानों को भड़काना आरंभ कर दिया। कैसे कि उसने बोला कि मैं तो हैरान हूं कि भक्कर जिस जगह में वो आया है, तो भक्कर में अब तक कुछ नहीं हुआ, गुरदासपुर में तो सिखों ने मुस्लिम महिलाओं की इज्जत भी लूट ली, उनकी दुकानें लूट ली और उनकी हत्या भी कर दी। अब इस बात से भड़क कर मुसलमानों ने अगले ही दिन बाजार में ड्रम बजाने आरंभ कर दिए और ड्रम बजाने के बाद उन्होंने जितने भी गैर मुसलमान बाजार में थे उन सभी का कत्लेआम करना आरंभ कर दिया। तो इन अधिकारियों के तबादले की वजह से ये जो माइग्रेशन था ना, ये और ज्यादा बढ़ गया। ये अधिकारी भी किसी हिंसा का शिकार रह चुके थे या फिर ये काफी ज्यादा कट्टरवादी थे। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से स्थानांतरण आरंभ हो गया। और पांचवा कारण था पुलिस की भूमिका। पुलिस ने अभी माइग्रेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। कैसे? तो देखिए, पंजाब पूरा सूबा जो है ना, इसकी 74.1% पुलिस जो थी ना, वो मुस्लिम थी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, तो एक्स्ट्रा में भी 78.2% तो मुसलमान ही थे। तो जो ईस्टर्न पंजाब है, मतलब इंडिया वाला जो पंजाब के जो सरकार थी ना, उनको इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और वही हुआ जिस बात का डर था। पाकिस्तान में पुलिस ने हिंदुओं और सिखों को खदेड़ना आरंभ कर दिया और गुजरावाला के जो सैन्य नॉर्मल अधिकारी होते ना, उनकी एक एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। नौशहरा के एक पुलिस अधिकारी ने ड्रम बजाकर घोषणा की थी कि यदि काफिर इस्लाम ग्रहण ना करे तो उसका कत्लेआम कर दिया जाए। उसने नदी के पुल पर मुसलमानों को इकट्ठा किया और गैर मुसलमानों को लूटने और उनकी हत्या करने के लिए उकसाया। पुलिस अधिकारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैर मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार किया। इसी तरह से पूर्वी पंजाब में, यानी कि इंडिया वाले पंजाब में भी जो भर्ती किए गए ना नए सैनिक, वो शरणार्थी थे ज्यादातर, क्योंकि हमारे पास तो सेना थी नहीं, तो शरणार्थियों को सेना में भर्ती किया गया। और ये शरणार्थी वो थे जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचारों को देखा हुआ था। तो इन्होंने अभी बाद में मन बना लिया कि हम भी मुसलमानों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमारे साथ हुआ है, और उसकी वजह से फिर पूर्वी पंजाब में भी दंगे भड़क उठे। छठा कारण था प्रांतीय सरकारों का ढीला रवैया। प्रांतीय सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी ना, इन्होंने, जो डोमिनियन गवर्नमेंट्स थी एक्चुअली, तो डोमिनियन गवर्नमेंट्स ने क्या किया, खुद से ऐलान नहीं किया कि हिंदू भारत में आ जाओ और मुसलमान पाकिस्तान में चले जाओ, क्योंकि इससे ना बहुत ही बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत में आना था और मुसलमानों ने पाकिस्तान में जाना था। तो इसकी वजह से क्या होना था, सरकार को ही दिक्कत होनी थी आगे। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे, तो जो जाना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, वो स्वयं से अपनी मर्जी से पलायन करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विभाजन के बाद जो काउंसिल की बैठक बैठती है ना, जिसमें लियाकत अली खान और सरदार पटेल होते हैं, ये पंजाब के बिगड़ते हालातों पर समझौता करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन इनका कोई समझौता नहीं होता है। और दोनों सरकारों ने 17 अगस्त 1947 को बैठक में इस समस्या की तरफ ध्यान दिया कि जब लड़कियों की बलात्कार होने लग पड़ा, उनके प्रति, महिलाओं के प्रति अत्याचार होने लग पड़े, हत्याएं होने लग पड़ी, दंगे भड़क उठे, आगजनी होने लग पड़ी, लूटपाट होने लग पड़ी, और सबसे ज्यादा तो महिलाओं के साथ जो किया जा रहा था। तो इन सभी घटनाओं उनका काफी ज्यादा बढ़ जाना, और उसके बाद सरकार की नजरों में ये बातें आई और फिर उन्होंने कुछ एक्शन लेने शुरू किए। तो अगर पहले ही ले लेते तो ये सारी घटनाएं होती ही नहीं। सातवां कारण था आपसी मतभेद। अब पाकिस्तान नया नया बना है, उसके जो राजनेता हैं, बड़ी मुश्किल से तो भैया उनको सत्ता मिली है, तो वो ना भारतीय नेताओं से डरते थे कि पाकिस्तान में घुस गए तो इनके विचारधारा जो है फिर से अगर लोगों को इम्पैक्ट करने लग पड़ी तो हमारा तो किया कराया सारा पानी में फिर जाएगा। तो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे ना, फ्रांसिस मोडी, जैसे कि हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो इनके फ्रांसिस मोडी थे। तो फ्रांसिस मोडी ने भारतीय नेताओं से बातचीत की कि भैया आप पाकिस्तान आइए और यहाँ पे आकर ये जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये माइग्रेशन को कम कीजिए, इनको रोकिए, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं इनको रोकने का प्रयास कीजिए। जिस दिन ये बातचीत हुई उसके पिछले ही दिन हिंदुओं ने, जो लायलपुर पाकिस्तान में, तो लायलपुर के हिंदुओं और सिखों ने नेहरू जी से आग्रह किया था कि यहाँ पर आइए और स्थिति को समझिए। तो जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली दोनों इस बात पर सहमत हो गए थे। लेकिन अगले ही दिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, इस प्रस्ताव को
अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया वाला पंजाब है ना, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे यानी कि मुस्लिम्स थे, वो घबरा जाते हैं, असुरक्षा महसूस करने लग जाते हैं और माइग्रेशन और बढ़ जाता है। आठवां कारण था झूठी अफवाहें। अब देखिए क्या होता है कि झूठी अफवाहें भी देशांतरण को काफी ज्यादा हवा देती है। जैसे कि शेखुपुरा में गैर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, बेशक हुआ था हिंदुओं और सिखों का, लेकिन उसको कुछ ज्यादा ही उछाल कर दिखाया गया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के पंजाब में बाकी इलाकों में जो हिंदू और सिख थे ना, वो डर गए और वो माइग्रेट करने लग पड़े। 21 अगस्त को ये जो सिख शरणार्थी होते हैं शेखुपुरा पहुंचते हैं और उसी दिन पुलिस को एक टेलीग्राफ मिलता है, तार मिलता है, जिसमें बताया गया होता है कि ज्योनवाला नहर कॉलोनी है एक पाकिस्तान में, तो ज्योनवाला नहर कॉलोनी में रह रहे मुसलमानों पर हमला हो चुका है। ये भी एक अफवाह थी कि मुसलमानों पर हमला हो चुका है, लेकिन उसी समय क्या करते हैं सरकार, उस समय का जो प्रशासन होता है वो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा देता है, जिसके दौरान सभी हिंदू सिख मुसलमान जो है अपने अपने घरों में रहते हैं, उससे बाहर तो निकल नहीं सकते भैया कर्फ्यू के दौरान। लेकिन उसी समय क्या होता है, हिंदुओं और सिखों के घरों को आग लगा दी जाती है जो अपने घरों में बंद थे। और जैसे ही सुबह होती है, कुछ लोग बच गए होते हैं, तो बलूच रेजिमेंट अगले ही दिन बलूच रेजिमेंट के जवान आते हैं और हिंदुओं और सिखों को गोलियां मार देते हैं। और इस जगह पर आकर एक चीज पता चलती है कि सिखों पर जो हमला हुआ था ना, वो वाली अफवाह बिल्कुल झूठी थी। और माउंटबेटन जो है ना, माउंटबेटन के अधिकारी होते हैं लाइसन, वो भी इस झूठी अफवाह की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार इन अफवाहों के कारण ये जो अल्पसंख्यक थे अपने इलाके में, इनके मन में भय उत्पन्न हो गया और इन्हें मजबूरन अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की समस्याएं और उनका पुनर्वास। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है ना, उसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और आज का जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था। एक आज जो बांग्लादेश देखते हैं वो, जो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1972 में वो एक संयुक्त कंट्री बन गई थी फिर से एक और एक ये है पश्चिमी पाकिस्तान जो आज एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से आए हुए लोग जो थे उनकी क्या समस्याएं थी और उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने किस प्रकार के काम किए, उनके बारे में अब हम जान लेते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि 1947 के विभाजन का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को उठाना पड़ा। पंजाब ही इसका शिकार हुआ। जितना भी कत्लेआम हुआ, आगजनी हुई और असुरक्षा जितनी भी थी, वो सारी की सारी पंजाब और उसके आसपास के थोड़े से इलाकों में थी। यहाँ पर हुए भीषण नरसंहार में लाखों लोग और करोड़ों रुपए नष्ट हो गए। लाखों लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए और लाखों लोग इंडिया से पाकिस्तान में गए, जिसकी वजह से सरकारों को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों सरकारों को गंभीर रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा। विभाजन कोई ऐसा नहीं था कि 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त तक बस 3-4 दिनों में लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ गए। नहीं, ये 6-7 महीनों तक लगातार चलता रहा था। तो पाकिस्तान से लोगों को निकालना, उन्हें राहत सामग्री प्रदान करना, उनके पुनर्वास की समस्या, ये सारी की सारी सरकार के सामने उत्पन्न हो गई थी। परंतु पंजाब की सरकार और भारत सरकार ने बड़ी ही सफलतापूर्वक तरीके से इन समस्याओं को सुलझाया। सबसे पहली समस्या थी सांप्रदायिक दंगे व नरसंहार। आज़ादी से काफ़ी समय पहले मार्च 1947 में ही पाकिस्तान के बड़े नगर, जैसे कि इनकी लाहौर था, लाहौर में सबसे पहले दंगे आरंभ हुए थे। उसके बाद मुल्तान, रावलपिंडी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कलकत्ता, नौअखली और मथुरा तक इनकी हर सड़कों पर दंगे होने आरंभ हो गए। दंगों में हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे थे, आपस में लूटपाट कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, महिलाओं का रेप कर रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, संपत्ति पर अपहरण कर रहे थे। तो इन सभी घटनाओं का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हो चुका था। कई जगह पर तो पूरे गांव के गांव ही जला दिए गए। पुलिस ने भी इन दंगाइयों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, झूठी अफवाहें फैलाई, बच्चों और महिलाओं को तो काफ़ी ज़्यादा अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। दंगों के कारण लाखों लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई और दंगों के दौरान 2 से 3 लाख तक हिंदू और मुसलमान भी लगभग इतने ही मारे गए थे। महिलाओं की बात कर ली जाए तो लगभग 30,000 हिंदू स्त्रियां और सिख भी इन्हीं में शामिल थी, और इसके अलावा 15,000 मुस्लिम स्त्रियां अमानवीय यातनाएं झेल चुकी थी। बड़ी संख्या पर लोगों का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। सांप्रदायिक दंगे 1947 के अंत तक चलते रहे और दंगाई सभी तरह की मानवीय सीमाएं पार कर चुके थे, और यही सारी समस्याएं सरकार के सम्मुख थी। सरकार के सामने दूसरी समस्या थी देशांतरण और बचाव कार्य की। पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा तो चल ही रही थी, चरम सीमा पर थी, और जो हिंदू और सिख जो अल्पसंख्यक थे उनके पास एक ही ऑप्शन था कि पाकिस्तान वाले पंजाब को छोड़कर इंडिया वाले पंजाब की तरफ आना शुरू कर दे। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के सरकारों के मध्य 17 अगस्त 1947 को एक फैसला किया गया कि भैया इन्हें शांतिपूर्वक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके सुरक्षित तरीके से। इसीलिए पंजाब सीमा बल, जो पंजाब बाउंड्री फोर्स है, इसका गठन भी किया गया था। 25 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया कि भैया शरणार्थियों को आसानी से हमें निकालने दिया जाए,
है शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये जो संगठन था ये भी सांप्रदायिकता के रंग में रंग गया। पंजाब सीमा बल असफल रही और इसकी जगह पर 1 सितंबर 1947 को एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। 4 सितंबर 1947 को इनका गठन किया गया और इसके गठन से पहले ही 9 लाख लोग भारत आ चुके थे और इसके गठन के बाद नवंबर 1947 तक इन्होंने लगभग 37,50,000 शरणार्थियों को पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में पहुंचाया। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए सितंबर 1947 में राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय का गठन किया। शरणार्थियों को रखने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स, स्कूल, विश्वविद्यालय वगैरह जो थे उन सभी स्थानों का प्रयोग किया गया और इतनी ज्यादा इनकी संख्या थी कि बाद में इन्हें टेंट भी लगाने पड़े। कुरुक्षेत्र में जो एक केंद्र कैंप लगाया गया था, जो एक शिविर था, उसमें लगभग 5 लाख लोग रोके जा सकते थे। बॉर्डर एरियाज में भी बहुत सारे ट्रांसिट कैंप लगाए गए, जैसे कि अमृतसर, अटारी, गुरदासपुर, खेमकरण, जलंधर, लुधियाना और अंबाला में भी ये सारे स्थित थे। ये सारे जो शिविर लगाए गए थे ना, ये ऐसे थे कि एक पर्टिकुलर एरिया से आए हुए लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में शिफ्ट किया जा रहा था। जैसे कि सपोज लाहौर से आए हुए लोगों को अटारी बॉर्डर पे लाया जा रहा था, अटारी में, ताकि वो जो खोए हुए रिश्तेदार हैं वो आपस में मिल सकें, है ना, उनके मिलने की संभावना ऐसे बढ़ जाती है। तो इस तरह से सभी को एक एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी शिविर कैंप खोले गए थे शरणार्थियों के लिए। दिसंबर 1947 तक 12.5 लाख शरणार्थी भारत में आए, जिनके लिए 160 शिविर खोले गए थे। यहाँ पर इन लोगों को कपड़े दिए जाते थे, भोजन दिए जाते थे, जिसमें चावल, दाल, आटा, नमक, तेल मुख्य चीजें थी। इसके अलावा दवाइयां मुफ्त में दी जाती थी। शिविर में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भी सरकार ने कई प्रकार के कार्य किए। 1947 में लगभग 60 लाख हिंदू और सिख भारत में आए थे और भारत से इतने ही लगभग मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए थे। 1951 में जब जनगणना हुई तो उसके आधार पर हमें पता चलता है कि 74,80,000 लोग भारत में आए थे और इनमें से 49 लाख तो केवल पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज समय पाकिस्तान है, वहां से आए थे और 25-26 लाख पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है आज समय में, वहां से आए हुए थे। इतनी बड़ी आबादी को प्रोवाइड करवाना था शेल्टर, खाने पीने की चीजें और खासकर रोजगार। तो ये सारी की सारी चुनौतियां सरकार के सामने थी। पाकिस्तान वाले पंजाब से आए हुए लोगों को भारत के अलग अलग राज्यों में बांटकर उन्हें वहां पर स्थापित किया गया। रहने के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए गए, घर प्रोवाइड करवाए गए। पूर्वी पंजाब में 24,68,000 लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करवाया गया और राजस्थान में 3,13,000, उत्तर प्रदेश में 4,76,000 और पेप्सू स्टेट यानी कि पटियाला वाला स्टेट, वो अलग से एक पहले स्टेट होता था, वहां पर 3,80,000 लोगों को 8,000 लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करवाया गया। इसी के साथ बंबई में 3,41,000 और मध्य प्रदेश में 1,21,000 शरणार्थियों को बसाया गया। इन शरणार्थियों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। एक शहरी क्षेत्र में काम करने वाले जो थे उन्हें शहरों में शेल्टर दिया गया और जो गाँव में जो किसान वगैरह थे वहां पर काम करने वाले थे उन्हें गाँव में बसाया गया। पाकिस्तान से 49 लाख लोग भारत आए थे, जिनमें से 30 लाख तो सिर्फ किसान ही थे और ये जो किसान पाकिस्तान से आए हुए थे, सारे अमीर किसान थे। 67 लाख एकड़ जमीन ये लोग वहां पर छोड़ के आए हुए थे और लेकिन उसकी तुलना में भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान में गए हुए थे वो सारे गरीब थे, तो उनके पास जमीनें भी थोड़ी थोड़ी थी। तो इसलिए भारत में जो छोड़ी हुई जमीन की क्वांटिटी थी वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम थी और ऊपर से पाकिस्तान की जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ थी और भारत की जमीन उपजाऊ भी नहीं थी इतनी ज्यादा। मतलब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान वाला पंजाब उपजाऊ क्षेत्र था और भारत का पंजाब उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। तो इन लोगों को कैसे बसाया गया? लाहौर जिले के जितने भी लोग थे उन्हें फिरोजपुर जिले में बसा दिया गया। रावलपिंडी, शेखुपुरा और गुजरांवाला जिले के जितने भी लोग थे उन्हें भारत के करनाल में बसा दिया गया। इसी तरह से शाहपुर और गुजरात जिला, पाकिस्तान में गुजरात नाम का भी एक जिला है, वहां से जो लोग आए हुए थे उन्हें अंबाला जिले में बसा दिया गया। मुल्तान जिले के लोगों को हिसार जिले में बसा दिया गया और इसी तरह से झंग और मुजफ्फराबाद के जिले के जो लोग थे उन्हें रोहतक में बसाया गया। इससे ये हुआ कि लोगों को अपना परिवार ढूंढने में भी आसानी रही और एक तरह का वातावरण उन्हें मिल गया। कल्चर उनका, जो सोसाइटी जो थी उनकी वैसी बन गई। दूसरी तरफ शहरी पुनर्वास कार्यक्रम भी आरंभ हो चुका था। अब इसमें क्या हुआ, देखिए, भारत से जो पूंजीपति लोग थे ना वो पाकिस्तान नहीं गए इतने ज्यादा जितने कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख इधर आए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो, भले वहां पे पॉपुलेशन कम थी हिंदुओं और सिखों की, लेकिन वहां की ज्यादातर लैंड पर इनका राइट था। इसके अलावा वहां पर जो बिजनेस होते थे वो भी सबसे ज्यादा हिंदुओं और सिखों के थे। तो ये लोग वहां से छोड़ के इधर आ गए थे, इसलिए वहां पर लैंड भी ज्यादा खाली बची थी और वहां के बिजनेस भी सारे चौपट हो गए थे क्योंकि ये सारे इधर आ चुके थे। और इसके विपरीत पाकिस्तान में जाने वाले अधिकतर मुसलमान ग्रामीण इलाकों के थे। शहरों में हिंदुओं और सिखों के लगभग 1,54,000 घर थे पाकिस्तान में जो वो छोड़कर आए थे। बदले में यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे शहरों के, वो 1,12,000 घर ही खाली छोड़कर गए थे। इसी प्रकार पाकिस्तान में छोड़ी गई दुकानों की संख्या 51,000 थी, जबकि भारत में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई दुकानों की संख्या 17,000 ही थी। भारत में आने वाले शरणार्थी अधिकतर व्यापारी थे, दुकानदार थे, साहूकार थे और
अध्यापक थे, डॉक्टर थे, इसी के साथ व्यवसायवादी भी थे और इनकी संख्या अधिक थी, जबकि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले ज़्यादातर लोग निम्न श्रेणी के ही थे। इनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप खुद से पढ़ सकते हो इसे, या फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से किसी वीडियो। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आधुनिक बांग्लादेश जो है, तो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों का पुनर्वास किस तरह से किया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात की, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, जिसमें कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी आगे नरसंहार का जवाब दिया। तो नौखली हो गया, पटना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और भी कई सारे इलाके थे, छोटे मोटे बाजार क्या, बड़े बड़े शहर भी नहीं छोड़े, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे। ये दंगे कई महीनों तक चले, हजारों लोग मरे, सैकड़ों लोग तो घायल हो गए। अंत में 3 जून 1947 को, यानी कि आज़ादी से पहले की बात हो रही है, माउंटबेटन योजना के तहत बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल कौन सा है, जो आज जो पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था, है ना, आज वास्तविक में वो बांग्लादेश है। और दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल, जो आज हमारा एक स्टेट है। पंजाब का जब बंटवारा हुआ ना, तो वो तो महीनों में लोग इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, लेकिन ये वाला जो है ना, बांग्लादेश वाला और ये पूर्वी पाकिस्तान जो है, ये वाले शरणार्थी जो हैं, ये आज भी भारत में आ ही रहे हैं। मतलब तब से लेकर अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थी हैं जो भारत में आ चुके हैं केवल इसी ओर से। पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों को संभालना ज्यादा बड़ी समस्या थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से लोग बंगाल में सिर्फ आए थे, प्रवेश किया था उन्होंने, यहाँ से कोई नहीं गया था उस तरफ। यहाँ से जाने वालों की संख्या बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी, लेकिन वहां से लाखों की तादाद में वहां से लोग इस तरफ को पलायन किए थे। तो इसकी वजह से पहले ही जो लोग रह रहे हैं, फिर उन्हीं के बीच और लोगों को बसाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। क्योंकि पंजाब वाले एरिया में तो हमने देखा कि भैया पाकिस्तान को भी निकल गए कुछ लोग, और पाकिस्तान से जो लोग आए उनकी जगह उनको बांट दी, भले ही कम थी लेकिन बांट दी। लेकिन बांग्लादेश वाली साइड जो है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान जो है, ये वाली साइड थोड़ी टिपिकल साउंड कर रही है, क्योंकि यहाँ से लोग गए नहीं, बल्कि हिंदू जो थे वो उस इलाके से इंडिया में प्रवेश किए थे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या कैसी थी। तो देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ जब, तो लगभग 44,000 शरणार्थी ही थे जो भारत की ओर आए, लेकिन उनमें से फिर जो 1 करोड़ 12 लाख थे ना, उन्होंने यही स्वीकार किया, मतलब हिंदू थे वो लोग, तो उन्होंने यही स्वीकार किया कि हम बंगाल में, जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम वहीं पर रहेंगे, क्योंकि सरकार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके साथ कई प्रकार का शोषण किया जा रहा था, मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि पहले हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुओं को बंगाल में परेशान किया जा रहा था, तो उन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, अब कुछ भी कह लो आप उसे, तो पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत की ओर पलायन करना आरंभ कर दिया। आज़ादी के अगले वर्ष यानी कि 1948 में लगभग 7,46,000 भारत में दाखिल हुए, और उसके अगले वर्ष 2,31,000 शरणार्थी भारत में आए। नेहरू ने पाकिस्तान के लियाकत अली से बातचीत भी की कि भैया ये अल्पसंख्यकों के साथ आप ठीक नहीं कर रहे हो, उनको प्रताड़ना हो रही है उनके साथ, तो आप उसको रोको, क्योंकि वो पलायन करके भारत में घुस रहे हैं, और इतनी बड़ी समस्या पहले ही उत्पन्न हो रखी थी, इतनी मुश्किल से वो निपटाया था उसे, अब ये फिर से। लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अल्पसंख्यकों की बिल्कुल भी कदर नहीं की लियाकत अली ने। तो वर्ष 1950 में लगभग 15,75,000 हिंदू पाकिस्तान से, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से भारत में पलायन करके आए, और 1992 में 1,90,000 शरणार्थी भारत आए। इसी प्रकार ये शरणार्थियों का सिलसिला था, ये चलता रहा, और हम देखते हैं कि 1971-72 का जो जंग हमें देखने को मिलती है, तो उस समय भी ये जो जंग हुई थी ना, इसका मेन कॉज यही था कि पाकिस्तान से आने वाले इतने सारे हिंदू हैं, तो शरणार्थी हैं, और उसमें अब तो मुस्लिम्स भी ऐड होते जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आके बाद में दंगाई बन रहे हैं, हमारी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। तो इसको रोका जाए, इंदिरा गांधी ने इसलिए कुछ टफ स्टेप्स लिए थे, और आगे हमें पता चला था कि कैसे इतिहास निर्मित हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की बात कर ली जाए तो उनके पुनर्वास के लिए, जैसे कि 1947 में हमने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आ रहे थे वो बहुत ही कम थे, तो बंगाल की जो सरकार थी उन्होंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ढील ढाल से नीति अपनाई उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि 1950 तक आते आते शरणार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब समस्या उत्पन्न होने लग पड़ती है। तो सरकार क्या करती है, पहले जो शिविर लगाए थे, जो लघु शिविर थे, छोटे मोटे थे, तो अब क्या करती है सरकार, इन लोगों के पुनर्वास के लिए असम, बिहार, ओडिशा से
प्रार्थना करती है कि भैया इन शरणार्थियों को आप भी अपने इलाकों में बसा लो। और बंगाल सरकार लगभग 15 लाख एकड़ जमीन पर कलकत्ता के आसपास की, वहां पर इन शरणार्थियों को बसाने का काम शुरू करती है। और कलकत्ता के आसपास के नगरों में ज़्यादातर जो औद्योगिक इकाइयां थी उसके इलाकों में बसा दिए जाते हैं ये शरणार्थी। इन शरणार्थियों की एक और खास बात ये होती है कि इन लोगों को ना सरकार से कोई सहायता की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे। ये हिंदू जो बांग्लादेश से आ रहे थे लगातार, ये काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे, तो इसलिए इन लोगों को कुछ ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ी। और सरकार ने इसीलिए सरकार ने ये ढीली ढाली सी नीति अपनाई थी इनके प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है शरणार्थियों द्वारा अवैध आवासीय क्षेत्रों का निर्माण। अब देखिए, भले ही सरकार ने इनकी कोई सहायता नहीं की और ये लोग अच्छे खासे धन संपत्ति वाले लोग थे, अपने साथ मनी वगैरह लाए थे सब कुछ कमाई के लिए, लेकिन फिर भी सरकार अगर इनके रहने का बंदोबस्त नहीं करेगी तो ये लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि खाली घर तो यहाँ पर है नहीं है। जो भैया यहाँ से लोग बांग्लादेश तो गए नहीं, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में तो गए नहीं, जो खाली घरों में ये लोग रहेंगे, तो इन लोगों के लिए रहने के लिए काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो खड़ी हुई थी। सरकार ने हालांकि शिविर वगैरह लगाए तो थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सरकार असफल रह गई। इन्होंने ढीली ढाली नीतियां अपना रखी थी। तो लोगों ने क्या किया, जो शरणार्थी आए थे इन्होंने सरकारी आवाज़ होते हैं ना, इन पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। आसपास के जितने भी लोग थे उन्हें परेशानी होने लग पड़ी, क्योंकि इन शरणार्थियों ने अपनी अब कमेटियां बनाना आरंभ कर दिया था, एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि छोटी छोटी कमेटियां बनाकर इन शरणार्थियों ने कलकत्ता के आसपास लगभग 4000 कॉलोनियां निर्मित कर ली थी और 20 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते। लास्ट है दंडकारण्य आवास योजना। अब देखिए, बंगाल से सारे धनी लोग तो थोड़ी ना आए थे, उनके साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी आए हुए थे, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या थी। तो इन लोगों ने सरकारी जमीनें हड़पना आरंभ कर दिया था। और ये लोग ज्यादातर जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, नौकाएं चलाते थे, मजदूरी करते थे पेट पालने के लिए। और इन लोगों के लिए सरकार ने कई प्रकार के शिविर स्थापित करने आरंभ कर दिए। अब ऐसे लोगों को शिविरों में चावल, तेल और नमक ऐसी वस्तुएं प्रदान की जाती थी, परंतु सरकार का इस पर काफी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। सरकार ने 1957 मतलब आजादी के 10 सालों बाद राष्ट्रीय विकास परिषद से गुहार लगाई कि इन लोगों की जो पुनर्वास की योजना है उसके लिए मंजूरी मिल जाए हमें। तो 1958 में दंडकारण्य पुनर्वास योजना अस्तित्व में आई। इस योजना के अनुसार ओडिशा के कोरापुट और कालाहांडी जिला थे, मध्य प्रदेश का भी एक बस्तर जिला था, वहां पर लगभग 78,000 वर्ग मील में बंगाली शरणार्थियों को बसाया गया। इन क्षेत्रों की भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, अनाज उत्पन्न नहीं करती थी, इसलिए लोगों ने यहाँ से हटना आरंभ कर दिया। 1965 तक अधिकतर शरणार्थियों ने दंडकारण्य में जो इन्हें आवास मिले थे इन्होंने छोड़ दिए, जमीनें छोड़ दी और अलग अलग इलाकों में बसना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से ये जो योजना थी ये असफल रही। और इन्होंने क्या किया, सुंदरवन में रहना आरंभ कर दिया। तो सुंदरवन से सरकार ने इन लोगों को खदेड़। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। शरणार्थियों के पुनर्वास में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो क्वेश्चन है ना, ये इन दोनों को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है भारत के विभाजन के प्रभाव क्या पड़े। कारण हमने सबसे पहले पढ़े थे, उसके बाद क्या समस्याएं उत्पन्न हुई वो सब हमने देख लिया, किस वजह से लोगों ने माइग्रेट किया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के क्या प्रभाव थे। तो इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव को पहले देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है नैतिक पतन। विभाजन के कारण लोगों का नैतिक पतन हो चुका था, जबरदस्ती जो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, आर्थिक स्थिति जिनकी बिगड़ चुकी थी उनमें नैतिक स्तर काफी ज्यादा गिर चुका था। वहीं दूसरी तरफ कानून की व्यवस्था भी बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों में कोई भी डर नहीं था कि हम कोई अपराध करेंगे तो हमें कोई दंड मिलेगा। तो नैतिक पाबंदियां सब खत्म हो चुकी थी। पंजाब में लगभग 5,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। क्यों किया गया था आपको पता ही है। सामुदायिक दंगों, हत्याओं, लूटपाट और आगजनी ने लोगों के नैतिक स्तर को काफी ज्यादा गिरा दिया था। दूसरे धर्म के लोगों के जो बच्चे होते हैं, उनकी महिलाएं होती है, बूढ़े बुजुर्गों तक का कत्ल कर दिया था। मतलब पूरी तरह से नैतिक पतन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। अब देखिए, विभाजन की वजह से कई सारे लोग अनजाने शहरों में बसने लग पड़े, अनजाने नगरों में बसने लग पड़े, जिसकी वजह से शरणार्थियों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने आप को अकेला पाया, उन्हें नौकरियां प्राप्त करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना पड़ा और इससे उनके मन में हीनता की भावना उत्पन्न हुई। और पश्चिम पंजाब में हीन भावना के कारण ही कुछ लोग भिखारी बन गए, वैश्यावृत्ति को अपना लिया, चोरियां करने लग पड़े, डाकू बन गए। पश्चिमी पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला। थर्ड पॉइंट है ग्रामीण प्रथाओं पर चोट। अब देखिए, गांव में, एक कस्बे में जब लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो उनकी एक खुद की संस्कृति होती है अपनी, ठीक है, एक इंडिविजुअल सी बनी होती है। लेकिन विभाजन के कारण क्या हुआ, पंजाब की सदियों पुरानी एक ग्रामीण परंपरा जो थी वो नष्ट हो गई। एक ही बिरादरी के लोग दूसरी जगह पर जब पुनर्वास करने गए तो अब अलग अलग गाँव में विभक्त हो गए, वो कस्बे, शहर, सब कुछ बिखर गया उनका।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, भाईचारा, सामाजिक बंधन जो होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, पूरी तरह से उनके खत्म हो गए। अब नए रूप से उन्हें फिर से स्थापित करने पड़ेंगे, है ना। स्थिति कुछ ऐसी थी कि पड़ोसी जो आए हैं ना, वो भी अपने आप को जानते नहीं हो। गांव के पड़ोसियों की बात कर रहा हूं मैं। सोचो, गांव में तो पड़ोसी क्या, एक खून का ही रिश्ता कहीं ना कहीं से निकल आता है पड़ोसियों के साथ। लेकिन यहाँ पर अब स्थिति ऐसी थी कि अपने पड़ोसियों को जानते तक नहीं थे। तो पड़ोसियों को जानते नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या था, लोक लाज में जो शर्म होती है लोगों में, वो भी समाप्त हो गई थी। और इसकी वजह से गांव में भी चोरियां, डकैतियां और अपहरण की घटनाएं बढ़ने लगी। इन सभी बुरी चीजों के बीच में एक अच्छी चीज हुई। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है सामाजिक उत्थान। देखिए, विभाजन की वजह से ना कई तरह की संस्कृतियां आपस में अब मिलने लग पड़ी। संस्कृतियां कैसे है, तो सब हिंदू ही हैं, सिख ही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हर रीजन की अपनी अपनी खुद की संस्कृति, परंपराएं होती हैं। जैसे कि पूर्वी पंजाब, जो इंडिया वाला पंजाब है ना, यहाँ पर जो मुस्लिम रहते थे तो या फिर हिंदू रहते थे, हिंदुओं का एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो ये क्या था, पर्दा प्रथा थी। यहाँ के जो जाट होते हैं ना, इनमें रोहतक के जाट हो गए, तो इनमें पर्दा प्रथा थी। लेकिन वहीं जब पश्चिमी, जो पाकिस्तान के पंजाब से इंडिया में आने वाले जो हिंदू थे, उनमें पर्दा प्रथा जैसी जो संकुचित मानसिकता नहीं थी, जिसकी वजह से पर्दा प्रचलन काफी ज्यादा कम हो गया। इसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख व्यापारी जो थे, उन्होंने पंजाब के व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रभाव। अब प्रशासनिक मतलब राजनीतिक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पंजाब सूबे के क्षेत्रफल में कमी। पहले पंजाब कितना बड़ा था, तो जब इसका विभाजन किया गया तो एक बड़ा सा एरिया पाकिस्तान को मिल गया पंजाब का, और छोटा सा हिस्सा इंडिया को मिला पंजाब का। इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 37,428 वर्ग मील था, और इसकी जनसंख्या 12.6 मिलियन थी, यानी कि 126 लाख थी। पूर्वी पंजाब यानी कि इंडिया वाला पंजाब जो है, उसकी आबादी लगभग 20% थी। जितना भी अगर हम सारा मिलाएं ना, 1/5, तो 1/5 भाग विस्थापित हो चुका था, जिसमें 51% आबादी तो हिंदुओं की थी, 39 सिखों की थी, और इसमें 1% से भी काफ़ी कम ईसाइयों की थी, 0.2% थी। तो विभाजन के पश्चात अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जलंधर, होशियारपुर और लुधियाना जैसे जिलों में सिखों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि वो पाकिस्तान से इंडिया में आ चुके थे। सेकंड पॉइंट है सांप्रदायिक व अल्पसंख्यक समस्या का समाधान। कैसे, तो देखिए, पंजाब पूरा मिक्स था जब पूरा यूनाइटेड पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी पंजाब बना, पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला। तो मुसलमान पाकिस्तान वाले में चले गए, पश्चिमी में, और हिंदू और सिख जो है वो पूर्वी पंजाब में आ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जहां पर पहले ये अल्पसंख्यक थे, अब क्या हो रहा है, ये बहुसंख्यक बन गए। इंडिया की ही बात कर ली जाए तो जहां पर एक जनसंख्या हमें देखने को मिलती है पंजाब में, पंजाबी पहले अल्पसंख्यक थे, ये सिर्फ 13% थे, 13%। लेकिन जब विभाजन हो जाता है, तो विभाजन के बाद सिख जब पाकिस्तान से इंडिया वाले पंजाब में आ जाते हैं, पश्चिमी से पूर्वी पंजाब में आ जाता है, तो इनकी संख्या 13 से 30 हो जाती है। तो ये अब बहुसंख्यक हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो हिंदू जहां पहले यहाँ पर अल्पसंख्यक थे, वो भी बहुसंख्यक हो रहे हैं। उस तरफ मुसलमान, अगर जहां पर जिन इलाकों की बात कर रहा हूं मैं, अल्पसंख्यक थे, वहां पर बहुसंख्यक हो गए, और इसी कारण से पंजाब की नई भाषा पंजाबी बन गई। नेक्स्ट है प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था। कैसे कि देखिए, जब बंटवारा हुआ तो ज्यादातर कर्मचारी पाकिस्तान वाले पंजाब को मिले, क्योंकि वो एरिया भी बड़ा है, तो उसके हिसाब से वहां पर चले गए। और इंडिया वाले पंजाब में कम कर्मचारी उपलब्ध थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर काम का बोझ काफी ज्यादा था। अधिकारियों के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो जनता के पास जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि उनके पास काम ही बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से प्रशासनिक कार्यकुशलता जो थी वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। नेक्स्ट है नई राजधानी की स्थापना। जब आजादी मिली तो उसके बाद पंजाब की कुछ टाइम के लिए जो राजधानी है वो शिमला को बना दिया गया था। अब शिमला ना काफी ज्यादा दूर है, पंजाब कितना बड़ा है, तो नीचे के एरिया के लोगों को डायरेक्ट ऊपर शिमला तक पहुंचना पड़ता था। बताओ, अगर हम भी आज भी शिमला जाएं तो कितना ज्यादा मुश्किल होती है वहां जाने के लिए। तो उस समय सोचो, जो अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर वाले इलाके हैं, उन लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत होती होगी। राजधानी में ही तो सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो नई राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और ये इन्होंने सोचा कि शिवालिक पहाड़ियों के जो तलहट्टी एरिया है ना, वहां पे रोपड़ के नजदीक एक नई राजधानी नियुक्त करी जाती है, जिसे चंडीगढ़ कहा जाता है। चंडीगढ़ की स्थापना की जाती है और इसे नई राजधानी घोषित कर दिया जाता है। ये चंडीगढ़ जो है, दिल्ली हो गया, हिसार हो गया, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, है ना, इन सभी का लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी में ये वाली जो चंडीगढ़ राजधानी है, ये कनेक्टिविटी मिल रही थी। तो शीघ्र ही चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि शिमला काफी ज्यादा दूर पड़ रहा था। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान जल विवाद। अब ये हमें आज भी देखने को मिलता है ना, इंडस वाटर ट्रीटी हमने देखी, तो हुआ क्या कि विभाजन हो गया। अब ज्यादातर पानी, नदियां जो है वो पाकिस्तान को जा रही हैं। तो इंडिया में अब इतनी ज्यादा आबादी है भैया, इतनी ज्यादा हेक्टेयर जमीन है, तो काफी ज्यादा पानी की जरूरत है। तो नहरें बिछानी आरंभ कर दी गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान में पानी की कमी होने लग पड़ी, क्योंकि इंडिया में भी तो भैया पानी की कमी हो रही थी। तो नहरें बिछाई, हमें
हमारी भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी पूरी तरह से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा दोनों देशों को। तो 1960 में ये तय हुआ कि भारत सिंधु नदी का केवल 20% ही पानी जो है वो कंज्यूम करेगा, अदरवाइज बाकी जितना भी है वो सारा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा 80%। अब बात कर लेते हैं आर्थिक प्रभाव की। तो आर्थिक प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा घातक थे। सबसे पहला पॉइंट है पंजाब की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा। तो देखिए विभाजन के समय इतने सारे लोग मारे गए, विस्थापित हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंडिया वाला पंजाब है ना, यहाँ पर पहले 44% आबादी थी, लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 38% रह गई, यानी कि मैन पावर में कमी आई, 6% तक गिरावट आ गई। दूसरी तरफ सिंचाई के लिए जो ये भूमि होती थी हमारे पास, पहले 140 लाख एकड़ भूमि जो थी वो पंजाब की थी, लेकिन विभाजन हो गया तो इंडिया को कितनी मिली, सिर्फ 30 लाख एकड़। 140 में से सिर्फ 30 लाख एकड़ भूमि हमें प्राप्त हुई, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। जो मुस्लिम आबादी थी ना, जो भारत से पाकिस्तान में पलायन कर गई थी, मुस्लिम आबादी देखो भले अमीर नहीं थी, लेकिन उनके पास ना विभिन्न व्यवसाय करने की काफ़ी ज़्यादा कार्यकुशलता थी, तो इसकी वजह से औद्योगिक उत्पादन भी घट गया। सांप्रदायिकता के कारण बिगड़ी हुई जो कानून व्यवस्था थी, इसको सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी क्योंकि, और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। फिर उसके बाद शरणार्थी जो हैं उनके पुनर्वास के लिए भी सरकार ने भारी मात्रा में धन खर्च किया, तो इससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। सेकंड पॉइंट है कुशल कारीगरों की कमी। पंजाब में रहने वाले जो मुसलमान थे वो डिफरेंट टाइप के व्यवसायों में लगे हुए थे, जैसे कि वस्तु उद्योग में लगे हुए थे, धातु उद्योग, यंत्र बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक चीज़ें, इसके अलावा अन्य तरह के व्यवसायों में ये लोग परंपरागत रूप से लगे हुए थे शुरू से ही, तो काफ़ी ज़्यादा कार्यकुशल थे। और इनके पाकिस्तान चले जाने के कारण यहाँ पर इनकी कमी पड़ गई, जिसकी वजह से व्यवसाय जो है वो ठप हो गया। थर्ड पॉइंट है अनाज की समस्या। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि काफ़ी बड़ी मात्रा में भूमि जो है वो पाकिस्तान में जा चुकी थी, जो उपजाऊ भूमि होती थी, अन्न उत्पन्न करती थी। तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 35,000 टन अनाज जो है ना वो उत्पादन की कमी आई पहले के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे किसानों का शोषण। तो देखिए हुआ क्या कि पश्चिमी पंजाब से जब हिंदू और सिख भारत में आए ना, तो काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ छोड़कर आए थे, और यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे ना वो बहुत ही छोटी छोटी सी ज़मीनें छोड़कर गए थे, और ऊपर से इस तरफ जो ज़मीनें बच गई थी वो बहुत ही ज़्यादा कम उपजाऊ थी, और ऊपर से इनको पानी भी नहीं लगता था, यानी कि उत्पादन ना के बराबर। तो बड़े बड़े ज़मींदार जो यहाँ पे पहले से सेटल्ड थे, उन्होंने क्या किया, इन किसानों को अपने अधीन रख लिया और इनका शोषण करना आरंभ कर दिया। इससे छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो और ज़्यादा बिगड़ गई। लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। अब देखिए विभाजन के कारण जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत में आए थे, काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालत थी, अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी उस समय, लेकिन फिर भी इन्होंने नए उत्साह के साथ कृषि उद्योग व्यवसाय अपनाए और इनमें कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ये जो पंजाब प्रांत था ना, इसकी जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी वो सबसे संपन्न हो चली। इसी के साथ ये टॉपिक और ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये बुक थी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से 1990 तक। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो फर्स्ट चैप्टर है भारत के विभाजन के ऊपर और उस पुनर्वास के ऊपर, जिसमें शरणार्थियों से संबंधित समस्या और देसी रियासतों की एकता के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर में मैंने आपको देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में नहीं पढ़ाया, आपने ज़रूर पढ़ना है। उसमें जूनागढ़ की रियासत, कश्मीर और फिर हैदराबाद, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ लेना है। ये आज का चैप्टर ये फर्स्ट खत्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर है आपका संविधान का निर्माण कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार से। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, जिसमें हम ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे, पॉलिसीज और जुडिशरी को देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। सेकंड यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि फोर्थ चैप्टर पूरे बुक का, राष्ट्रीय एकीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें, उन्हें किस प्रकार से भारत में उनका विलय किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किए गए, स्टेट्स बनाए गए किस प्रकार से, ये सारी इसमें आएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है आपका भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन किए गए राज्यों का, उनको देखेंगे। सिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। क्या थी हमारी विदेश नीति? गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन और ये सारी जो निर्माण था किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। इसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। थर्ड यूनिट में आपके सामने होंगी पार्टीज और पॉलिटिक्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन वगैरह वो किस तरह से काम कर रही है, उसके अलावा बाकी कौन कौन सी पार्टीज अस्तित्व में आती है, लेफ्ट विंग कौन सा है, राइट विंग कौन सा है, और इसमें मेजर रिलीजियस पार्टीज कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एट्थ चैप्टर में आपको मिलेगा इलेक्शन सिस्टम, जिसमें हम मेजर ट्रेंड्स देखेंगे। नेशनल जनरल असेंबली जो होती है वो किस तरह से 1951 से 77 तक रन होती है। नाइन्थ चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जेपी आंदोलन और आपातकाल के बारे में। और इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होती है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना होगा कम्युनिज्म के बारे में, कम्युनलिज्म और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। 11th चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम भारत की आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान्स चलते थे, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग किस तरह से हो रही थी, इकोनॉमी में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था। 5 ईयर प्लान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, पॉलिसीज़ और प्रोसेस किस तरह से चल रहे थे नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिस्ट
पॉलिसीज किस तरह से बन रही थी। लास्ट चैप्टर आपका होने वाला है भारत की विदेश नीति, फिर से वही फॉरेन पॉलिसी जैसे हमने पहले पढ़ी थी, गुटनिरपेक्ष उसी तरह की है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चाइना की वजह से जो चाइनीज़ वॉर हुई थी, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी हमारी, तो उनकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या बदलाव आए थे विदेश नीतियों में, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमने सिलेबस को भी थोड़ा सा देख लिया कि आगे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बीच में एक टॉपिक हमने छोड़ा, अदरवाइज क्लास और ज़्यादा लंबी हो जानी थी, लेकिन चलो अगर आपको नहीं समझ आता है वो टॉपिक तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।